एक तरफ यूक्रेन में तबाही मची है, वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, परमाणु बम फिर एक्टिव हो गया है क्योंकि पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया है कि नेटो के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दूसरी तरफ है यूक्रेन की लिलिया और मारिया, दोनों को मिला है बहुत बड़ा धोखा। दोनों खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही हैं क्योंकि युद्ध खींचने के साथ दोनों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये दोनों इस वक्त यूक्रेन के युद्ध की एक नई तस्वीर पेश कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि लिलिया कौन है और ये मारिया कौन है? इस सवाल का जवाब तो ज़ेलेंस्की भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये लिलिया कौन है। तो जवाब है कि लिलिया शुल्हा एक ट्रक ड्राइवर है। 40 वर्ष की लिलिया शुल्हा इससे पहले वो एसी वाले ऑफिस में काम करती थी। अब यूक्रेन में युद्ध के बीच ट्रक चलाने को मजबूर है। Так як я перша водійка в цій фірмі, то да, опита трошечки більше, не набагато більше, а наступні дівчата, які вже приходять сюди, вони питають, що там, як там, страшно. Ті ж самі питання, чи допомагає, чи є допомога, чи спілкуємося з дівчатами, допомагаю, що заїзди не такі вже поначалу тяжкі, потім все буде добре, ну, що всі все допомагають. दूसरी तरफ है मारिया कोरोलेंको। मारिया 30 साल की हैं और अब मजबूरी में ट्रैक्टर चला रही हैं क्योंकि उनके इलाके में ज्यादातर पुरुष इस वक्त रूस से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो चुके हैं। युद्ध बहुत खतरनाक चल रहा है और अब तो पुतिन नेटो को मिटाने का इशारा भी कर चुके हैं। इसीलिए युद्ध के बीच यूक्रेन में फ्रंट पर लड़ने वालों की कमी होने लगी है। यही मुश्किल लिलिया शुल्हा की भी है। ट्रक चलाना और ट्रैक्टर चलाना, ये दोनों यूक्रेन में ऐसे काम हैं जो ज्यादातर पुरुष ही किया करते हैं। लेकिन अब लिलिया और मारिया दोनों के पास ये काम करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। Я зрозуміла, як це необхідно не тільки мені, не тільки моїй сім'ї, що я буду працювати, а зараз, на жаль, забирають хлопців, більше і більше забирають їх. І це так важко. Всі роботи, які робили хлопці, зараз робимо ми. मारिया अब खेतों में काम कर रही हैं। 2 बच्चों की मां मारिया घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। यही कहानी लिलिया की भी है। Кавляться в усіх шок, усі з телефонами, на вигрузках, на загрузках, всі з телефонами, всі фоткаються. Ну, в усіх, і в прохожих там, і в людей, в усіх шок поки. Ну, скоро нас буде більше, вже шок трошки буде менший, що це вже буде не новина, що дівчата у нас працюють на таких професіях. Ну, я думаю, далі буде вже, від мене відстануть. पूरी दुनिया पूछ रही है कि पुतिन की वॉर फैक्ट्री और उनके वॉर कंट्रोल रूम में ऐसा क्या चल रहा है जो पूरे नेटो को मिट्टी में मिला सकता है। देखा जाए तो पुतिन ने सितंबर 2024 में ही वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और बाइडेन की बेचैनी देखने लायक है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध इस वक्त 2025 की तरफ बढ़ चुका है और अब तो खतरा ऐसा है कि जिन हालात का सामना यूक्रेन की लिलिया और मारिया कर रही हैं, वैसे ही हालात कहीं पूरे यूरोप के ही नहीं, पूरे नेटो के ना हो जाएं। यानी 96 करोड़ लोगों के सामने अब वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देकर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। Идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО
напрямую участвует в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा, ये बात तो बाइडेन भी जानते हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों भी जानते हैं, जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं, और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भी पुतिन के गुस्से से वाकिफ हैं। Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? पुतिन के गुस्से को लेकर बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच हुई मीटिंग में भी चर्चा हुई। जब पुतिन के वर्ल्ड वॉर वाले इशारे के बारे में बाइडेन से पूछा गया तो बाइडेन के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं बचा था। You say to Vladimir Putin's threat of war, Mr. President? I don't think much about Vladimir Putin. The United States is committed to standing with you to help Ukraine as it defends against Russia's onslaught and aggression. Clear that Putin will not make it clear Putin will not prevail in this war, and the people of Ukraine will prevail. पुतिन की बातों को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर रहा, और यही वजह है कि इस बयान के बाद बाइडेन से लेकर नेटो का हर देश अब बगलें झांक रहा है। वो जानते हैं कि पुतिन को हल्के में लेना और उनके परमाणु हथियारों को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन युद्ध की तैयारी पुतिन कई सालों से कर रहे थे। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए, जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही है कि नेटो के हाथ पैर कांपने लगे। ये रूसी आईसीबीएम बुलावा है, इसकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को भी समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है, एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। पूरे क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम, यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही कि अगर टारगेट अमेरिका है तो अमेरिका के ऐसे 3 दुश्मन हैं जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा? क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा सहमा सा है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर
किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खास तौर पर जब से किम जोंग को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है। टेंशन के इस दौर में पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के एक पावरफुल लीडर से मीटिंग की है। चीन के सेंट्रल कमीशन में विदेश मामलों के निदेशक वांग ई से पुतिन की मीटिंग बाइडेन को बड़ा मैसेज है। इस मीटिंग का बहाना तो ब्रिक्स की अगले महीने कजान में होने वाली बैठक है, लेकिन पुतिन अपने दोस्तों को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इस पर बाइडेन की भी नजर बनी हुई है। क्योंकि इसके बाद पुतिन ने अपने खासम खास पूर्व रक्षा मंत्री और अब रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया भेज दिया है। वहां उनकी मुलाकात किम जोंग उन से हुई है। तो एक तरफ तो पुतिन रूस के वांग ई से मिले, तो उसके बाद सर्गेई शोइगु को उत्तर कोरिया रवाना कर दिया। ये दोनों मुलाकात बता रही है कि नेटो से लड़ने के लिए पुतिन चौतरफा फील्डिंग बिछा रहे हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया तीनों का ऐसा मिलना जुलना अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं, इसमें यूक्रेन का अंगारा गाजा से भी खतरनाक है, क्योंकि इस जंग में परमाणु मिसाइलों की याद दिलाई जा रही है। ऐसे में यूक्रेन की लिलिया और मारिया क्या करेंगी, क्योंकि उनकी जिंदगी अब और मुश्किल होने जा रही है। लेकिन इस युद्ध के बीच दोनों की उम्मीद भी बाकी है। दोनों ने इस युद्ध के बीच भी अपनी खुशियां तलाश ली हैं। Моїй професії подобається це постійно нові місця. Це подобається керувати таким автомобілем. Це просто моя мрія. І подобається, коротше. Коли війна закінчиться, ми переможемо, хлопці вернуться і дадуть нам відпуск. यूक्रेन में लाखों सैनिकों की मौत के बीच ऐसा जज्बा और ऐसी उम्मीद बनाए रखना वाकई काबिले तारीफ है। लड़ाई अभी लंबी चलेगी, ये यूक्रेन के लोग समझ चुके हैं और उनके पास विकल्प भी अब लगभग खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ऐसा है कि अमेरिका, नेटो और रूस की लड़ाई के बीच यूक्रेन बुरी तरह पिस चुका है और इसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही है।